आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 15वां परिच्छेद, खून की रात, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वे सब तो उधर गए और इधर मैं उस कोठरी की देखभाल करने लगी। मैंने क्या देखा कि उस बड़ी सी छप्परदार कोठरी में 8 खाट बराबर बराबर बिछ रही हैं। डोरी की अरगनी पर कपड़े लत्ते टंग रहे हैं। कोठरी के बीचों बीच आग जल रही है। एक कोने में बहुत से बड़े बड़े लट्ठ सरियाए हुए हैं। दूसरे कोने में भरी हुई एक तोड़ेदार बंदूक रखी हुई है। तीसरे कोने में 8 गणासे धरे हुए हैं और चौथे कोने में 4 तलवारें खड़ी की हुई हैं। ये ठाठ देखकर मैंने एक तलवार स्थान से खींच ली और वो भरी हुई बंदूक भी उठा ली। फिर उस कोठरी की उस जंगलीदार खिड़की के पास आकर मैं खड़ी हो गई और उन चौकीदारों का आसरा देखने लगी जो अब्दुल्ला की कोठरी की ओर गए थे। मैंने उस तलवार और बंदूक को अपनी अगल बगल दीवार के सहारे खड़ी कर लिया था। बस इतने ही में वे सब के सब शोरगुल मचाते हुए मेरी कोठरी के आगे आकर ठहर गए और सभी पारी पारी से चिल्ला चिल्लाकर और उस कोठरी के किवाड़ में धक्के दे देकर यों कहने लगे, ओ खूनी औरत, तू जल्द कुंडी खोल और बेड़ी हथकड़ी पहनकर उसी कोठरी में चल जिसमें दिन को बंद थी। उन सबों का ऐसा हो हल्ला सुनकर मैंने भी फिर खूब जोर से चिल्लाकर यों कहा, बस खबरदार, तुम लोग ज्यादा शोरगुल न मचाओ और चुपचाप इस कोठरी के बाहर ही रहकर मेरी चौकसी करो। सुनो, मैं ना तो खूनी औरत हूं, ना कोई खून ही मैंने किया है। देखो, जो मुझे भागना ही होता तो मैं आप यहां क्यों आती? फिर अब्दुल्ला और हींगन के मरते ही मैं अपना रास्ता लेती, तुम सबों के पास क्यों आती? इसलिए भाइयों, मैं यहां से कहीं भागकर इस खून के अपराध को अपने ऊपर नहीं लिया चाहती। तुम लोग बेफिक्र रहो, क्योंकि मैं कहीं भागने वाली नहीं हूं। हाँ, ये तुम कर सकते हो कि बाहर से ही मेरा पहरा दो और अपनी नौकरी बजाओ। सुनो, अब रात भर इस कोठरी की कुंडी मैं कभी न खोलूंगी। हाँ, सवेरा होने पर जैसा मुनासिब समझूंगी वैसा करूंगी। बस इस तरह मैंने उन सबों को बहुत समझाया, पर ये न माने और बार बार किवाड़ में धक्का देने और साकल खोल देने के लिए कहने लगे। आखिर जब वे सब बहुत ही उपद्रव मचाने लगे, तब मैंने उस भरी हुई बंदूक को उठाकर और उसकी नली खिड़की के दरवाजे के बाहर करके यों कहा, बस बहुत हुआ। अब या तो तुम सब इस दरवाजे के पास से हट जाओ या मरो। देखो, इस भरी हुई बंदूक की ओर जरा देखो और इस बात को सही जानो कि अब जो कोई इस कोठरी के दरवाजे के पास आवेगा उस पर जरूर मैं बंदूक दाग दूंगी। इसमें पीछे चाहे जो हो, पर इस समय तो मैं अवश्य ही गोली मार दूंगी। मेरा ऐसा रंग ढंग देखकर वे छहों चौकीदार उस कोठरी के दरवाजे से हटकर उस जंगलीदार खिड़की के सामने पर जरा दूर आकर खड़े हो गए और रामदयाल मिश्र ने उन सबों के आगे आकर मुझसे यों कहा, क्यों दुलारी, तुम क्या इस समय अपने होश हवास में मुतलक नहीं हो? मैं बोली, क्यों? ऐसा प्रश्न आप क्यों करते हैं? बताइए, मैंने बदहोशी की कौन सी बात की? वे बोले, और क्या करोगे? इस समय के तुम्हारे रंग ढंग को देखकर तो हम लोगों के देवता कूच कर गए हैं। अरे 5 खून तो तुम्हारे मकान पर हुए और 2 यहां। अब तुम ही बताओ कि ये सब देख सुनकर हम लोग क्या समझें? मैंने पूछा, इसमें समझने की कौन सी बात है? वे बोले, यही कि जैसी लीला मैं देख रहा हूं, उससे तो यही जी में आता है कि घर पर भी वे 5 खून तुम्ही ने किए और यहां पर भी ये 2 हत्याएं सिवा तुम्हारे और किसी ने नहीं की। मैं बोली, ये आपको अधिकार है कि आपके जो जी में आवे सो आप समझें, पर सुनिए तो सही, मैं तो भागी नहीं हूं, यहीं मौजूद हूं। इसलिए आप लोग बाहर से ही मेरा पहरा दीजिए और ऐसा उपाय कीजिए कि जिसमें पंछी की तरह उड़कर मैं कहीं भाग न जाऊं।
वे बोले, इसीलिए तो चाहता हूं कि अब तुम होश में आकर सीधी तरह इस कोठरी का दरवाजा खोलो। मैं बोली, क्यों? वे बोले, क्योंकि अब इस समय हम लोग तुम्हें उसी कोठरी में बंद करना चाहते हैं जिसमें कि तुम दिन के समय बंद थीं। मैं बोली, और जो मैं इसी कोठरी में रात भर बंद रखी जाऊं तो क्या हर्ज है? वे बोले, देखो, और इस बात पर तुम आप ही खूब गौर करो कि ये कोठरी हम लोगों के रहने की है। इसमें हमारे खाट बिछौने, कपड़े लत्ते और खाने पीने के सारे सामान धरे हुए हैं। अब तुम ही सोचो कि इस हाड़ तोड़ जाड़े में बिना ओढ़ने के हम लोग ओस में कैसे रह सकेंगे। मैं बोली, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, और अवश्य इस जाड़े पाले में खुले मैदान में रहने से आप लोगों को बड़ा कष्ट होगा। पर क्या करूं, मैं लाचार हूं, क्योंकि दरोगा और हींगन की करतूत देखकर अब मुझे किसी पर जरा भी भरोसा नहीं होता। इसलिए अब तब तक मैं इस कोठरी का दरवाजा कभी न खोलूंगी जब तक कि कोई अंग्रेज अफसर यहां पर ना आ जाएगा। मेरी बात सुनकर दियानत हुसैन और रामदयाल मिश्र ने पारी पारी से यों कहा कि नहीं दुलारी, तुम कोई अंदेशा न करो और हम लोगों पर भरोसा रखो, क्योंकि हम लोग पराई औरतों को माँ, बहन और बेटी के बराबर समझते हैं। ये सुनकर बाकी के चारों चौकीदारों ने भी ऐसा ही कहा, पर उन सबों की बातों पर विश्वास न करके यों कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वो ठीक है, पर यह कहावत भी आप लोगों ने जरूर ही सुनी होगी कि गर्म दूध से जिसकी जीभ जल जाती है वो मनुष्य ठंडे मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए मुझ निगोड़ी के कारण आप लोग एक रात का कष्ट भोग लें और इस दरवाजे को खुलवाने के लिए ज्यादा हठ न करें। आप ये निश्चय जानें कि अब यह दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई अंग्रेज अफसर यहां आवेगा। देखिए, सामने उस पेड़ के नीचे 2 तख्त पड़े हुए हैं। उन पर आप लोग आज की रात आराम कीजिए और लकड़ियों को जलाकर जाड़े का कष्ट दूर कीजिए। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि इस दरवाजे की सांकल बाहर से बंद करके उसमें ताला लगा दें। मेरा ऐसा हठ देखकर वे सब फिर आप ही आप भुनभुनाकर चुप हो गए, और एक चौकीदार ने बाहर से ताला लगाकर अपने साथियों से यों कहा, ऐसी जबरदस्त औरत तो देखने ही में नहीं आई। इस पर दूसरे ने कहा, तब तो इस अकेली ने 7-7 मर्दों के खून कर डाले। इन सब बातों पर मैंने कान न दिया और अपनी बंदूक को भीतर खींचकर बगल में खड़ी कर दिया। फिर एक मूढ़ा मैं खींच लाई और उसी पर खिड़की के सामने बैठ गई। बाद इसके मैंने क्या देखा कि वे सब चौकीदार उसी सामने वाले पेड़ के नीचे पड़े हुए तख्त पर बैठकर आपस में इस बात की सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। यों ही देर तक आपस में खूब गोल मट्ठा करके उन सबों ने ये निश्चय किया कि रामदयाल मिश्र तो एक चौकीदार के साथ इस वारदात की रिपोर्ट करने कानपुर जाएं और बाकी के चारों आदमी मेरी चौकसी करें। जब ये सलाह आपस में पक्की हो गई तब रामदयाल मिश्र मेरी खिड़की के पास आए और यों कहने लगे, दुलारी, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है इसे तो विधाता ही जाने, क्योंकि बात बड़ी बेढब हुई है। खैर, जो कुछ भी तुम्हारे कर्म में बदा होगा वो होगा। अब ये सुनो कि मैं कानपुर जाता हूं और जहां तक मुझसे हो सकेगा वहां तक इस बात की मैं कोशिश करूंगा कि जिसमें कोई अंग्रेज अफसर यहां आवे। किंतु यदि कोई अंग्रेज अफसर ना भी आवेंगे तो कानपुर के कोतवाल साहब तो अवश्य ही आवेंगे। यदि कोतवाल साहब आ गए तो भी तुम उनसे किसी वैसी बात की शंका न करना, क्योंकि वे बहुत ही सज्जन और दियानतदार मुसलमान हैं। ये सुनकर मैंने कहा, भाई साहब, आपका कहना ठीक है, पर जहां तक हो सके आप किसी अंग्रेज अफसर के लाने की जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि यहां का रंग ढंग देखकर हिंदुस्तानियों के ऊपर से मेरा विश्वास एकदम उठ गया है। ये बात आप भली भांति समझ लें कि चाहे मैं बिना अन्न जल के इस कोठरी में मर ही क्यों न जाऊं, पर बिना किसी अंग्रेज अफसर के आए मैं इस कोठरी का किवाड़ कभी न खोलूंगी। आप कानपुर जाते हैं तो जाइए, पर अपने जोड़ीदारों से ये बात अच्छी तरह समझाते जाइए कि इस कोठरी के द्वार खुलवाने के लिए कोई हठ न करे। यदि आपके पीछे मुझे किसी ने छेड़ा तो आप निश्चय जानिए कि या तो मैं अपने छेड़ने वाले पर बंदूक चलाऊंगी या आप ही अपने कलेजे में गोली मार लूंगी। मैंने ये बातें इतनी जोर से कही थी कि उन्हें वहां पर के सभी चौकीदारों ने सुना था, पर मेरी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, रामदयाल ने उन सब चौकीदारों की ओर देखकर ये जरूर कहा था कि देखना भाइयों, इस वीर नारी को तुम लोग जरा न छेड़ना। जब इस बात को उन सबों ने मान लिया तब रामदयाल ने मियाँ दियानत हुसैन से यों कहा, दियानत हुसैन, तुम इस कैदी औरत की खूब चौकसी करना। मैं अब कादिर बख्श चौकीदार के साथ कानपुर जाता हूं। यदि हो सका तो कल किसी अंग्रेज अफसर को भी जरूर साथ लेता आऊंगा। ये सुनकर दियानत हुसैन ने कहा,
तुम वहां जाओ और यहां की फिक्र जरा भी न करो। बस फिर बाहर सन्नाटा छा गया और दो चौकीदार कंधे पर गणासा रखकर मेरी कोठरी के आगे टहलने लगे। उन दोनों में दियानत हुसैन भी थे। बस फिर तो मैं उसी खिड़की के आगे बैठी रही और पगली की तरह रह रहकर बाहर की तरफ झांकने लगी। उस समय सचमुच मैं अपने आपे में नहीं थी और ये नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूं। बस केवल यही धुन मेरे सिर पर सवार थी कि अपने प्राण देकर भी अपने अमूल्य सतीत्व धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बस इसी ख्याल में रात भर मैं डूबी रही और इस बात का मुझे जरा भी ध्यान न रहा कि अब आगे क्या होगा। मैं सारी रात अपने ध्यान में डूबी रही, क्योंकि फिर किसी चौकीदार ने मुझे नहीं टोका। सो सारी रात मैं मूढ़े पर बैठी हुई जागती थी या सोती थी, इस बात की तो अब मुझे तनिक भी सुध नहीं है। पर हां, इतना अवश्य स्मरण है कि जब सुबह की सफेदी आसमान पर फैल रही थी, तब उस जंगले के पास आकर दियानत हुसैन ने मुझे कई आवाजें दी थीं, और जब मैं उनके पुकारने से मूढ़े पर से उठ खड़ी हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि वाहरी औरत, इस हाड़-तोड़ जाड़े में भी तो बिना कुछ ओढ़े पहरे खिड़की के पास बैठी हुई है और ऐसी सनसनाती हुई हवा के झोंके का कुछ भी ख्याल नहीं करती। सचमुच उस रात को मेरी अजीब हालत रही। अर्थात मुझे कैद वाली कोठरी से निकालने के समय हींगन ने जो कुछ मुझसे कहा था, उससे मेरा सारा शरीर क्रोध के मारे लहक उठा था और ज्ञान लोप हो गया था। सो जब दियानत हुसैन ने मुझे चैतन्य करके सर्दी और हवा की बात कही, तब मैं अपने आपे में आई और मैंने क्या देखा कि मेरा ओढ़ना धरती में गिर गया है। सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है और माथा खूब जल रहा है और चक्कर खा रहा है। इसके बाद मुझे ये ख्याल हुआ कि उस कोठरी में रात को कैसा भयंकर कांड हो गया है। इस ख्याल के होते ही मैं कांप उठी। अस्तु फिर भी मैं उसी खिड़की के आगे मूढ़े पर बैठी रही और तरह तरह के सोच विचारों में डूबती उतराती रही। हाँ, अपने ओढ़ने को मैंने उस समय जरूर ओढ़ लिया था। ये हालत कब तक रही, ये तो मुझे अब याद नहीं, पर जब रामदयाल ने जंगले के पास आकर मुझे कई आवाजें दी, तब मैं फिर चैतन्य हुई। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 15वां परिच्छेद, खून की रात, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।